गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हमें ये पता है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक कला है। बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको जब हम रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करते हैं, उनसे रिजल्ट निकालते हैं। ये इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। तो उसको इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन, सूचना बना देना। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कैसा पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट कैसा है, आपके रिजल्ट जो भी आता है हम आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखते हैं और उस रिपोर्ट कार्ड को इन्फॉर्म करते हैं आपके पेरेंट्स को, क्योंकि आपके साथ कौन लोग जुड़े हैं, आपके रिजल्ट से किनको फ़र्क पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को या आपके टीचर्स को। तो रिपोर्ट कार्ड्स को बताना, दिखाना, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, क्योंकि वो उनके यूजर्स यानी उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही बिजनेस के अंदर जितने भी लेन देन है, बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको हम एक लैंग्वेज में लिखते हैं जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। और उस अकाउंटिंग लैंग्वेज के रिजल्ट्स निकाले जाते हैं और उस रिजल्ट्स के द्वारा हम उन लोगों को बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं जो उस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। यही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है हमारी। ठीक है, अब हमें देखना है कि प्रॉपर व्हाट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या डिफाइन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है अकाउंटिंग का। इसका मीनिंग है अकाउंटिंग कलेक्ट्स फिनेंशियल डाटा। अकाउंटिंग के अंदर हम किसी बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन मनी उनको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट फिनेंशियल डाटा, रिकॉर्ड्स इट इन द बुक्स, फिर इसको बुक्स में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सिस्टमैटिक बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लासीफाई करना एंड समराइज करना, उसकी समरी बनाना। ये सारी चीज़ें मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपको बताई हैं। ये सारी चीज़ें जब बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं, एंट्री की जाती है, समरी बना दी जाती है, इट इज़ टू प्रोड्यूस फिनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेटेड टू इट्स यूजर्स। जब हम एक रिपोर्ट बना देते हैं, समरी बना देते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितनी एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, एक समअप करके एक शीट बना दी जाती है, प्रोड्यूस की जाती है फिनेंशियल में। अब जो डाटा, जो शीट जो आप बनाएंगे, समरी बनाएंगे, जैसे एसेट्स 5 मशीनें हैं, ऐसा नहीं लिखा जाएगा 5 मशीनों की वैल्यू कितनी है, लाइबिलिटीज कितने रुपए की है, मनी में हम बताते हैं ये समरी। टू प्रोड्यूस फिनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेट, वो बनाने के बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट, सूचित की जाती है टू इट्स यूजर्स, उन लोगों को जो इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं या जो बिजनेस के यूजर्स हैं, जिनके डिसीजन में इसका इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो जो आप अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो तो आप जानते हैं, लेकिन उस अकाउंटिंग को कम्युनिकेट करना, यूजर्स को बताना, जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कहलाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगला आता है, इसमें मीनिंग में आप ये मीनिंग लिख देंगे। अगला आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कितनी तरह की इंफॉर्मेशन है, किस तरह से आप यूजर्स को अकाउंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आप इसके बाद लिखेंगे द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय दीज स्टेटमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग। बेसिकली हम 3 स्टेटमेंट्स में ये इंफॉर्मेशन यूजर्स को देते हैं। 3, जैसे आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनता है आपके रिजल्ट के लिए, ऐसे बिजनेस के रिजल्ट निकालने के लिए 3 रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहली आती है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, कितना प्रॉफिट या सरप्लस हुआ। इंफॉर्मेशन
रिलेटिंग टू फिनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन का मतलब है बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताना। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर कहाँ कहाँ से कैश आया, कहाँ कहाँ गया, कैश का अलग से हिसाब रखा जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स बनाकर इन्फॉर्म किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है यूजर्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, डिफाइन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो आप ये लिखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर प्रिपेयर्ड अंडर फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये 3 स्टेटमेंट्स के आप नाम बताएंगे। ठीक है, और अगर एग्जाम में आता है कि इसके बारे में बताइए कि इनसे क्या पता चलता है, वो आप नीचे एक्सप्लेन किया है, 2-2 लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, ये हमें क्या बताती है, इसके नाम से ही क्लियर है। द इनकम स्टेटमेंट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस और अदरवाइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। या तो हम एक पर्टिकुलर पीरियड का रिजल्ट बताते हैं जैसे अप्रैल टू मार्च, या हमने कोई टास्क उठाया है, कोई काम लिया है, उस काम के पूरा होने के बाद बताते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब इसको प्रॉफिट और लॉस को बताने के लिए एक फर्म, एक बिजनेस के द्वारा क्या बनाया जाता है, अ फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसके अंदर ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से जब हम आगे चैप्टर करेंगे तो क्लियर होंगी। अभी आप बस इतना ही याद रखिए कि प्रॉफिट और लॉस को बनाने के लिए हम जिस स्टेटमेंट को बनाते हैं उसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस क्या है, ये डिटेल हम आगे इस चैप्टर में समझाएंगे। सेकेंड इंफॉर्मेशन होती है विच इज रिलेटेड टू फिनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, जिसे हम एक बैलेंस शीट नाम की स्टेटमेंट बनाकर बताते हैं। बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, द पोजीशन स्टेटमेंट, एक ही बात है, बैलेंस शीट लिखा हो या पोजीशन स्टेटमेंट लिखा हो। द पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट makes available the information about the financial position of the entry. The position statement provides information about the, अब पूरे पैराग्राफ में से आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये पोजीशन स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, अबाउट द, यहाँ से अबाउट द एसेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी, एंटिटी मतलब बिजनेस, बिजनेस के द्वारा कितनी एसेट्स के वो मालिक हैं, अमाउंट्स रिसीवेबल, कितना पैसा उन्होंने दूसरों से लेना है, एंड द कैश एंड बैंक बैलेंस हेल्ड बाय इट, उनके पास कितना पड़ा है कैश और बैंक बैलेंस। दीज आर रिप्रेजेंटेड इन द लाइबिलिटीज, दीज आर रिप्रेजेंटेड इन द लाइबिलिटीज बाय अमाउंट ओन्ड बाय द एंटिटी। एक तरफ तो हम एसेट्स बताते हैं कि क्या क्या उनका अपना है, और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज क्या बताती हैं, ओन्ड बाय द, कर्जदार हैं यानी कितना पैसा देना है टुवर्ड्स लोन का, क्रेडिटर्स का, एंड द अमाउंट पेबल एंड कैपिटल, इन सब ये सारे अमाउंट देने हैं, इन सब के बारे में ये कंसेप्ट का भी हम अगला सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। अब इससे नटशेल आपका रिजल्ट ये निकलता है, पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें बताती है एसेट्स और लाइबिलिटीज, कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन रिलेट करती है कैश के फ्लो से। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो, फ्लो का मतलब आना जाना, बोथ इनफ्लो कि बिजनेस में आ रहा है, एंड आउटफ्लो यानी जा रहा है क्या, कैश, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड
एक निश्चित समय में बिजनेस में, जैसे एक ईयर लिया 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, इस पूरे ईयर में कितना कैश आया और कितना गया, उसका जो रिकॉर्ड है ये स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. इट इज ऑफ इमेंस यूज एज मैनी डिसीजंस. ये बहुत ही इमेंस यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है बहुत सारे डिसीजन लेने में. जैसे कि पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, अगर हमारे पास कैश पड़ा होगा तभी हम लाइबिलिटीज पे कर सकते हैं. पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड होता है प्रॉफिट, अगर आपके पास कैश होगा तभी आप शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे सकते हैं. एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाना आर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश. ये जितने भी डिसीजंस हैं ये तभी लिए जा सकते हैं अगर बिजनेस के पास कैश हो. अब कैश पड़ा है या नहीं पड़ा है उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट बनानी पड़ती है. तो बेसिकली जो अकाउंटिंग आप सीख रहे हैं उसके अंदर 3 स्टेटमेंट बनती हैं. इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, 1, 2 और 3. ठीक है, और ये तीनों स्टेटमेंट हमें क्या क्या बताती हैं ये भी पता होना चाहिए. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले पढ़ा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फिर उसके टाइप्स. अब आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. जो अकाउंटिंग किसी बिजनेस की जा रही है और उसको करने के बाद वो 3 स्टेटमेंट में की जाएगी जो मैंने अभी बताई हैं. उसको करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को हमें किनको देना है, जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. तो जब आप इंफॉर्मेशन इन लोगों को देते हैं उस इंफॉर्मेशन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट्स दैट मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू यूजर्स. उसमें अगर ये क्वालिटीज होती हैं जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं तभी ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है, अदरवाइज यूजफुल नहीं है. द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर, वो कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जो अकाउंटिंग किसी बिजनेस की किसी अकाउंटेंट ने करी हैं. पहला, रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीय, यानी अगर आप अकाउंटेंट हैं किसी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो फैक्ट्स पर आधारित हो, झूठ पर नहीं. जो भी ट्रांजैक्शन आपने लिखी है उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए, यानी जो यूजर्स हैं वो ये विश्वास करें कि जो अकाउंटिंग बिजनेस में की गई है वास्तव में बिजनेस में वैसी ही ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये क्वालिटी उसमें हो. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, विश्वसनीय, विश्वास योग्य होनी चाहिए. रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स, इसका अर्थ क्या है, इट इज वेरीफिएबल, यानी हम इसकी जांच कर सकें. अकाउंटेंट ने कोई ट्रांजैक्शन लिखी, यूजर कहता है नहीं ये तो गलत है, तो अकाउंटेंट कहेगा नहीं नहीं ठीक है, आप बिल देख लो, चेक कर लो, मैंने तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ से देख कर लिखी है. तो जब हम किसी चीज का प्रूफ दिखाते हैं तो वो वेरीफिएबल हो गई. फ्री फ्रॉम बायस, फ्री है पक्षपात से, एंड मटेरियल एरर, इम्पोर्टेंट गलतियों से, यानी उसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया बनाने में, कोई गलतियां नहीं की गई हैं और वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन वेरीफिएबल हैं. तो कहेंगे अकाउंटिंग क्या है, रिलायबल है. पहले विशेषता ये होनी चाहिए. दूसरी, रेलिवेंस. रेलिवेंस का मतलब है संबंधित. ठीक है, अब इसका मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर. जो है यूजर, जो इसको यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग को, जो रिपोर्ट कार्ड है जिसको ये यूज कर रहे हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए. जैसे एक यूजर कहता है कि मुझे आप अपनी बिजनेस की ये चीज बताओ, तो जो चीज उसने मांगी है वही चीज आप उसको इन्फॉर्म करोगे, बताओगे तो वो रेलिवेंट है. मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने आज खाना खाया, आप मुझे कुछ और जवाब दे देते हैं, मैम कल मैं वहाँ गया था, आज ने ये करा वो करा. आपने सीधे से जवाब नहीं दिया कि आपने खाना खाया या नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए तो कोई यूजफुल नहीं है. जो मैंने पूछा उसका आंसर नहीं दिया. तो जो यूजर जो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं दैट मस्ट बी रेलिवेंट टू दैट यूजर. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर्स. इंफॉर्मेशन is relevant
इफ इट मीट्स, ये कब रेलिवेंट होगी? इफ इट मीट्स द नीड ऑफ द यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग। रेलिवेंट तब मानी जाती है जब वो यूजर्स के लिए फायदेमंद है, जब वो यूजर जिसने डिसीजन लेना है वो उसको हेल्प करे उसके डिसीजन लेने में, तब वो रेलिवेंट मांगनी जाएगी। पूछा कुछ, बताया कुछ, तो वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्वालिटी होनी चाहिए रिलायबिलिटी, विश्वसनीय। दूसरा रेलिवेंस। तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने योग्य। जो अकाउंटेंट किसी बिजनेस की जो रिपोर्ट कार्ड, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएगा, वो इस तरह से बनानी चाहिए कि उसको आम आदमी भी देखकर समझ सके। ऐसी लैंग्वेज में, ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, must be presented in a manner that the user are able to understand it। तो वो इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि जो यूजर्स हैं, जो उस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो आसानी से उसको समझ सके। राइट, पहला रिलायबिलिटी, दूसरा रेलिवेंस, तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, फोर्थ है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी मतलब कंपेयर करने योग्य होनी चाहिए। कंपैरेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज यानी बिजनेस ऑफ द पीरियड आइदर विद दैट ऑफ द अदर पीरियड, known as intra-firm comparison, or with the accounting information of other enterprise known as inter-firm comparison। बेटा देखो, एक होता है कि जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए जो 2018 में स्टेटमेंट बनाई, जिस तरीके से बनाई, 2019 में आपने वही उसी तरीके से बनाई, 2020 में भी उसी तरीके से बनाई। पहले कौन सा कॉलम, फिर क्या कॉलम, जो तरीका आपने अपनाया, जो मेथड आपने अपनाया, अगर आप हर साल एक जैसे मेथड अपना रहे हैं, तभी तो आप आपस में 2020 को 2019 से 18 से कंपेयर कर सकते हैं कि आपका बिजनेस तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आप अपने ही बिजनेस के अंदर पिछले सालों से कंपैरिजन करते हैं तो उसे कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जब आप अपने बिजनेस का कंपैरिजन किसी दूसरे बिजनेस, सिमिलर बिजनेस करने वाला कोई दूसरा है, उसकी अकाउंटिंग से आपका बिजनेस कंपेयर किया जाता है, तो उसे कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। जैसे इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं, दो अलग अलग हाउसेस के बीच में कंपटीशन है, तो वो इंटर हाउस कहलाता है। जब एक हाउस के अंदर ही आपस में बच्चे कोई कंपटीशन करते हैं तो वो इंट्रा होता है, इंट्रा हाउस। तो एक फर्म अपने ही अंदर पिछले सालों से जब कंपैरिजन करती है तो उसे बोलते हैं इंट्रा फर्म। और जब दो अलग अलग बिजनेस के अंदर कंपैरिजन किया जाता है तो उसे बोलते हैं इंटर फर्म। तो ये गुण भी होना चाहिए कि जो मेथड आपने अपनाया है वो सिमिलर हो, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं इंटर और इंट्रा के द्वारा। तो ये 4 फीचर हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर होने चाहिए, तभी वो अच्छी इंफॉर्मेशन कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो हमारी अकाउंटिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बेटा।